जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2 सितंबर बना भारत के लिए एक और ऐतिहासिक दिन। तेजस फाइटर्स के एक्सपोर्ट को पिच करने के लिए एचएएल ऑफिशियल्स अर्जेंटीना पहुंचे। बीएसएफ कंडक्ट कर रही है 100% मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन गन्स के ट्रायल्स। साइबर अटैक से बचाने के लिए भारत की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को किया जा रहा है मजबूत। और अगले महीने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। आज का दिन निश्चित रूप से बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 2 सितंबर को स्वदेशी तौर पर बनाई गई भारत की अभी तक की सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन्ड हो चुका है। और आज से अब हम इसे पूरे गर्व के साथ आईएनएस विक्रांत कह सकते हैं। और सबसे पहले तो हम आप में से कुछ की कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रांत, तो आपको ये दोनों ही नाम अलग अलग रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत में से आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। और चूंकि अभी तक इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन नहीं हुआ था, तो इसलिए इसे आईएनएस विक्रांत के तौर पर कहा जा रहा था। लेकिन आज यह औपचारिक रूप से इंडियन नेवी की फ्लीट का हिस्सा बन चुका है, तो इसलिए अब से इसके नाम के साथ आईएनएस लगेगा, ना कि आईएसी। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। और बाकी आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के इस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी का जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उसका नाम भी विक्रांत ही था। और जो सबसे पहले वाले आईएनएस विक्रांत का मोटो था, तो वही मोटो भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत का भी है, जो कि है जयम सम युद्धि स्पर्धा, कि जो मुझसे युद्ध करेगा उसे मैं पूरी तरह से पराजित कर दूंगा। और जबकि विक्रांत का मतलब होता है निडर, किसी से ना डरने वाला। और आज इंडियन नेवी की सर्विस में आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के साथ ही दुनिया भर से भारत को बधाई मिली है। जैसे कि रशियन इनवॉय की तरफ से कहा गया है कि आईएनएस विक्रांत का कमीशन होना निश्चित रूप से भारत के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में है। और उनका ये भी कहना था कि पूरी दुनिया को एक बेहद ही शक्तिशाली भारत की जरूरत है। और आज आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे कि उनका कहना था कि इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको काफी लंबे समय तक इग्नोर किया गया है। लेकिन आज के समय में ये क्षेत्र हमारे लिए सबसे बड़ी डिफेंस प्रायोरिटीज में से एक है। तो इसलिए हम हर एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसमें नेवी के बजट से लेकर नेवी की कैपेसिटी हर चीज को बढ़ाया जा रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कही गई ये बात अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये दर्शाती है कि भारत ने इंडियन ओशन से इंडो पैसिफिक रीजन तक अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। बाकी आईएनएस विक्रांत को कमीशन करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी एक बड़ी और विशालकाय वॉरशिप को बिल्ड करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि आईएनएस विक्रांत के साथ ही इंडियन नेवी की नए ध्वज का भी अनावरण किया गया है। और इस नए ध्वज के साथ ही हमने गुलामी के निशान को भी मिटा दिया है, क्योंकि इंडियन नेवी के इस नए ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। और इसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि आज नेवी के इस नए ध्वज के साथ भारत ने अपने सीने पर से गुलामी के बोझ को हटा दिया है। और इस नए ध्वज की कई खासियतों में से एक खास बात यह भी है कि इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा के जिस ब्लू कलर के ऑक्टागोनल शेप के ऊपर नेवल क्रेस्ट को लगाया गया है, तो वो ऑक्टागोनल डिजाइन भारत के महान शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील से प्रेरित है। बाकी नेवी के इस नए ध्वज की 3 सबसे खास बात क्या है, तो उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है। आप उसके माध्यम से इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी बस अब हम यही कहेंगे कि यह नया भारत है और जिसे आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी अगर आपको आईएनएस विक्रांत की विशालता का अनुमान लगाना है, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, जो कि भारत का ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो अगर आप इसे आईएनएस विक्रांत के बराबर में रखते हैं तो इसकी लंबाई होगी 182 मीटर्स, जबकि आईएनएस विक्रांत की लंबाई है 262 मीटर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के जितना विशाल है आईएनएस विक्रांत। इसमें जितनी केबल इस्तेमाल हुई है, उतनी केबल से कोची और काशी के डिस्टेंस को आप कवर कर लेंगे। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो आईएनएस विक्रांत की विशालता को दर्शाती हैं। और आज कमेंट सेक्शन में जय भारत जय शिवाजी लिखना ना भूलें। एचएएल ऑफिशियल्स का डेलीगेशन अर्जेंटीना की विजिट पर है। और एचएएल ऑफिशियल की इस अर्जेंटीना विजिट को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो उनमें से एक तस्वीर बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें एचएएल ऑफिशियल अर्जेंटीना मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर को भारत के स्वदेशी एलसीए तेजस का मॉडल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान एचएएल ऑफिशियल ने निश्चित रूप से भारत के स्वदेशी एलसीए तेजस को अर्जेंटीना के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए पिच किया है। और ऐसी भी संभावना है कि अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स भी भारत के स्वदेशी फाइटर की कैपेबिलिटीज को देखने के लिए भारत को विजिट कर सकते हैं। बाकी एक अपडेट तेजस MK2 को लेकर भी सामने आया है, जिसमें ANI के साथ बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है कि तेजस MK2 हमारे फाइटर्स के क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप को फिल करेगा
और ये बहुत जरूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर इस पर काम करें ताकि समय पर इस फाइटर के इंडक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से भी बताया गया है कि एयरफोर्स जल्द ही 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। इसके अलावा अगले महीने तक 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी इंडक्ट किया जाएगा और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी प्रोसेस एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा अभी हाल ही में इंडिया टीवी के डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर मनीष प्रसाद के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान जब इंडियन एयरफोर्स चीफ से सवाल किया गया कि क्या अभी वर्तमान समय में पूरी एलएसी पर हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे हम 24/7 365 डेज सर्विलियंस कर सकें, तो इसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया कि भले अभी तो इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ प्रपोजल्स प्लान किए गए हैं जिससे आने वाले सालों में इंडियन एयरफोर्स के पास पूरी एलएसी को ही 24/7 365 डेज सर्विलियंस करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। फिर चाहे उसमें एवॉक सिस्टम हो, सैटेलाइट सर्विलियंस हो, रिमोटली पायलटेड सिस्टम के थ्रू सर्विलियंस हो या फिर ऐसी अदर कोई सिस्टम्स। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से एक बार फिर से कंफर्म किया गया है कि एयरफोर्स स्वदेशी प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है और आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स पे चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट ले या फिर ऐसे कोई अदर मेजर प्लेटफॉर्म्स, तो इन सभी को मेड इन इंडिया के माध्यम से ही लिया जाएगा। और फिर भले ही कुछ प्लेटफॉर्म्स को शुरुआत में बाय ग्लोबल के तहत लिया जाए, लेकिन जो खरीद का अधिकतर हिस्सा होगा वो मेड इन इंडिया ही रहने वाला है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ ने पंजाब और जम्मू रीजन में सीमा के साथ एंटी ड्रोन गन्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दुश्मन ड्रोन्स की एक्टिविटीज काफी ज्यादा मॉनिटर की जा रही हैं और पिछले 2 साल में पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर कम से कम 200 ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। इस मामले पर एनडीटीवी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एंटी ड्रोन गन्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई हैं और कुछ के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और इन ट्रायल्स के दौरान हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन्स और व्हीकल के ऊपर माउंट करके इस्तेमाल की जाने वाली एंटी ड्रोन गन्स, तो दोनों को ही टेस्ट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ उस फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट करने पर काम कर रही है जो कि अक्सर ड्रोन्स अपने कंट्रोलर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जबकि गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी महीने से जुलाई महीने तक जम्मू रीजन में भारतीय क्षेत्र में कम से कम 14 टाइम्स ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। और जबकि इस साल पंजाब रीजन में बीएसएफ ने करीब 7 ड्रोन्स को शॉट डाउन भी किया है जिनके द्वारा ड्रग्स और वेपन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और इस रिपोर्ट में सीनियर बीएसएफ ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि जो एंटी ड्रोन गन्स टेस्ट की जा रही हैं वो 100% मेड इन इंडिया है। और इसके लिए एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें कई अलग अलग स्टार्टअप्स अपनी एंटी टनलिंग और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ आए थे और उन्हीं में से कुछ स्टार्टअप्स को चुना गया है इन ट्रायल्स के लिए। हालांकि वो कौन कौन से स्टार्टअप्स है जिनकी एंटी ड्रोन गन टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है, तो इसके बारे में तो कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन हाँ, भारत में जेन टेक्नोलॉजीज, M2K टेक्नोलॉजीज, तो इस तरह की कई कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ कमाल के एंटी ड्रोन सिस्टम्स को विकसित किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया है कि भारत का जो पावर नेटवर्क है वो जल्द ही एक फ्यूचर रेडी नेटवर्क बनेगा और जिसके तहत भारत के पावर नेटवर्क को सभी तरह के साइबर अटैक से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के अंडर रूटीन इंस्पेक्शंस और टाइमली एक्शन का प्रावधान रहेगा। और पीटीआई न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए श्री आर.के. सिंह का कहना था कि हम अपने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पर साइबर अटैक्स का सामना कर रहे हैं और हमें पता है कि वो अटैक्स कहां से हो रहे हैं और इसके लिए हमने सुरक्षा भी प्रदान करी है जिसे रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत है और इसलिए हमें एक साइबर हाइजीन को फॉलो करने की जरूरत है। और इसलिए सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर को एम्पावर किया जा रहा है ताकि वे इंस्पेक्शंस कर सकें और डायरेक्शंस दे सकें। और इलेक्ट्रिसिटी बिल में संशोधन करके जो प्रावधान लाए गए हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि अभी वर्तमान समय में हमारे पास पूरे देश में एक ही ग्रिड है और अगर देश के किसी एक कॉर्नर पर कोई एक इश्यू आता है तो उससे पूरी एंटायर ग्रिड ही कोलैप्स हो सकती है। और इसलिए हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल में संशोधन किए गए हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान के बिजनेस टाइकून मिस्टर रॉबर्ट शाओ ने करीब 3 मिलियन सिविलियन वॉरियर्स को ट्रेन करने की अपनी योजना का खुलासा किया है और जिसके लिए वे करीब $33 मिलियन डोनेट करेंगे। और ये सब इसलिए ताकि चाइनीज इन्वेजन के खिलाफ ताइवान को डिफेंड करने में मदद मिल सके। और रॉबर्ट शाओ हमेशा से चीन के खिलाफ बोलते आए हैं और उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर चीन ने अपनी फोर्स का इस्तेमाल ताइवान के खिलाफ किया तो ये जानबूझकर इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध होगा। और चीन के खिलाफ ताइवान के डिफेंस में मदद करने के लिए वे करीब 3 मिलियन के आसपास ब्लैक बियर वॉरियर्स को अगले 3 सालों तक ट्रेन करेंगे और ये ट्रेंड ब्लैक बियर वॉरियर्स ताइवान को डिफेंड करने के लिए ताइवान मिलिट्री के साथ साथ काम करेंगे। और इसके अलावा वे करीब $400 मिलियन ताइवान 3 लाख मार्क्समैन को शूटिंग स्किल्स के साथ ट्रेन करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें जर्मन ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि वे इंडो पैसिफिक रीजन में और अधिक वॉरशिप्स को भेजकर यहाँ पे अपने मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपेंड करेंगे और इसके अलावा वे यहाँ पे अपने एलाइज के साथ जॉइंट ड्रिल्स भी कंडक्ट करेंगे
ताकि इन सबके माध्यम से चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा एक इंटरनेशनल अपडेट ये भी है कि पोलैंड के एनवॉय की तरफ से कहा गया है कि भारत रशिया को इस बात के लिए कन्विंस करे कि वो यूक्रेन के साथ अपनी वॉर को रोक दे। उनका यह भी कहना था कि भारत एक पीसफुल कंट्री है जो कि ग्लोबल ऑर्डर में एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर सकती है और भारत रशिया को इस बात के लिए कन्विंस कर सकता है कि ये जो वॉर है ये किसी भी देश को कुछ भी फायदा नहीं देगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2020 में जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सूबेदार राजेश कुमार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2014 में कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर ग्रोवर इंद्रजीत सिंह, नायक पुष्पेंद्र कुमार, लांस नायक आशुतोष सिंह और सिपाही आर रंजीत ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2003 में कैप्टन अजय राणा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किया गया दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।